बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस में रिसोर्सेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, सो इट इज categorization of resources on the basis of the status of development. That means how much human has developed that resources or what is the utility level of that resources. यानी हमने उसे कितना यूटिलाइज करने के लिए अपने काबिल बनाया है, या वो किस स्टेट में है कि ह्यूमन बीइंग उसे यूज कर सकते हैं या नहीं. That is the on the basis of the status of development. And thus the resources are divided into basically into three parts. First one, the potential resources. As you have studied about potential energy and kinetic energy in the science, okay, some stationary object poses potential energy. Okay, potential energy की simple सी यही definition हम लोग define करते हैं. Any stationary object poses its potential energy. Just like that only, potential resources भी कुछ इसी तरह के होते हैं. Resources which are found in a region but have not been यूटिलाइज, दैट मीन्स कि रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, उसे हमने अभी तक इतना हम कह सकते हैं कि इतना क्वालिफाइड या इतना डेवलप नहीं किया है कि हम उसे या ह्यूमंस उसे यूज कर सके. ओके, दैट मीन्स जो रिसोर्सेज है दैट इज इन देयर पोटेंशियल स्टेट, वो अभी भी अपनी पोटेंशियल स्टेट में है. हमें बस उनको क्या करने की जरूरत है, उस पर टेक्नोलॉजी अप्लाई करने की जरूरत है, उसे थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट देने की जरूरत है, एंड देन द रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल फॉर द यूटिलिटी ऑफ humans. Okay, so that are basically the potential resources. For example, in Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy. यानी राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की भरमार है, बहुत ज्यादा है. इसको हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफी हाइट्स तक इसे पहुंचा सकते हैं अगर हम इसे राइट वे में यूज करें तो, लेकिन इसका इतना यूज नहीं हो पा रहा है एट प्रेजेंट. So that means कि wind energy और solar energy जो है वो अभी potential state में है. Okay, so the first type it is potential resources, यानी जो अभी भी अवेलेबल है हमारे रीजन में बट उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं या हमें नहीं पता कि हम उसको किन फील्ड्स में या किस तरह से यूज करें. Second is developed resources. Now what is developed resources? Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for यूटिलाइजेशन, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे किया गया है, जिन्हें फाइंड आउट किया गया है और जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हमने मेजर किया है या फिर उनमें इतनी क्षमता है, इतने वो हम कह सकते हैं उसमें क्वालिटीज हैं जो कि यूटिलिटी ह्यूमन मैनकाइंड के लिए से यूज किया जा सके. ओके, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फीसिबिलिटी, यानी किसी भी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, द टेक्नोलॉजी वी अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज. अगर हम किसी भी रिसोर्सेज पे टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू दी अनदर फॉर्म, वो किसी और फॉर्म में ही हमें नजर आएगा. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी काफी ज्यादा डिस्कशन किया था. सो व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज? Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. Its example are coal and petroleum. Coal और petroleum को आज हम किस तरह से किन किन अलग अलग फील्ड्स में यूज कर पा रहे हैं जिससे कि हमारे ही कंट्री का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. So these are the developed resources. The third type is stock. What is stock? Materials which have the potential to satisfy human needs but
human beings do not have the appropriate technology to assess these. स्टॉक का मतलब आपको पता है, हम किसी भी चीज को स्टॉक कब करते हैं, हम सोचते हैं कि ये बाद में हमारे काम आएगा, इन फ्यूचर, ठीक है। तो उसी तरह से ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, बट ह्यूमंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनको एक्सेस कर सके, या फिर हम ये पता लगा सके कि इस पर्टिकुलर रिसोर्स को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, किस फील्ड में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक स्टॉक के फॉर्म में हमारे एनवायरमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टॉक के लिए एग्जाम्पल देखें तो वाटर इज मेड अप ऑफ, और वी कैन से इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यू नो हाइड्रोजन इज अ वेरी पावरफुल गैस, वी कैन से उसको हम काफी अलग अलग फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, इन साइंस, इन एग्रीकल्चर ऑल्सो, बट अभी भी ह्यूमन के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है कि हम हाइड्रोजन को किस तरह से यूज करें हमारे डेवलपमेंट के लिए एंड एज अ रिसोर्स। ओके, तो दिस मीन्स इट इज अ स्टॉक, यानी वो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, और वी आर not sufficient, we don't have any sufficient technology to access these resources. So this is the example for stock. Next thing, reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. Now stocks की तरह ही एक reserves भी हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनको स्टॉक की तरह ही रिजर्व करके रखा गया है। ह्यूमन के पास इतनी ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है, ऐसी टेक्निकल थिंग्स नहीं है कि हम उनका जो यूज है वो स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो दीज वर दी कैटेगराइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि रिसोर्सेज ह्यूमंस के लिए कितने डेवलप्ड हुए हैं और कितने नहीं। ओके, so here we complete all the categorization of resources. Any doubt in this topic, types of resources में? अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो you can ask me. Anyone? No doubt, ma'am. Okay. ठीक है. Coming to the next topic, it is development of resources. We use resources in many ways. Resources को हम काफी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. Development of, and this use of resources sometimes leads to exploitation. Okay, and sometimes we can save the resources, we can recycle them, we can do conservation of resources. Okay, so all these things come under the uses of resources. हम किस तरह से, the way we are using these resources. Okay, so we are going to discuss the development of resources. It is a necessary exercise for the utilization of resources. यानी जब तक हम resources का development नहीं करेंगे तब तक जो resources है they are no use of us, हमारे काम के ही नहीं है रिसोर्सेज। ओके, उस पे हम टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, देन ओनली वी कैन यूज इट। इट इज नेसेसरी एक्सरसाइज फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इज नॉट ओनली एक्सप्लॉयटेशन बट ऑल्सो प्रिजर्वेशन एंड रीयूज, यानी रिसोर्सेज का जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो हमारे यूज के काबिल बन सके, जिसको हम यूज कर सके इजीली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उसका एक्सप्लॉयटेशन करें। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि उसका अंधाधुंध यूज करें और बाद में ऐसा हो कि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हमें उन रिसोर्सेज का प्रिजर्वेशन भी करना है, उन्हें रीयूज भी करना है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में। ओके, हमें रिसोर्सेज का प्रिजर्वेशन भी करना है फॉर द फ्यूचर यूज, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो उसे यूज कर सके। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में भी कि क्यों हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, इनका कंजर्वेशन करना चाहिए, एंड ऑल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इस टॉपिक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? लैंड हैज टू बी क्लियर्ड of forest or unwanted plants before
agriculture. Now land is also a resource. If we want to use land as a resource or for the development of our country, we need a fertile land, we need a clear land. जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉरेस्ट को वहां से जो ट्रीज हैं उन्हें कट करना पड़ेगा, तभी तो हम उस लैंड को एज अ रिसोर्स यूज कर पाएंगे, तभी हम उस लैंड पे फार्मिंग कर पाएंगे, एग्रीकल्चर कर पाएंगे, तभी क्या होगा कि हमने लैंड रिसोर्सेज को as for the development of country we have used this land resources. Okay, यानी हमें उसका एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं करना है, हमें उसे प्रिजर्व करके रखना है, उसका रीयूज करना है. Sorry. Minerals have to be dug out and smelt before being converted into machinery. Third thing, water has to be taken to fields to irrigate lands. यानी water को भी as a resources या for the development भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड्स तक उसे पहुंचाना पड़ेगा, और फील्ड्स तक पहुंचाने के बीच की जो जर्नी है उसमें काफी सारी टेक्नोलॉजीज या काफी सारे इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, इंजन्स के थ्रू पहुंचाया जाता है, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसके थ्रू वाटर को पॉन्ड से, वेल से इरिगेशन के लिए पहुंचाया जाता है. सो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. नाउ पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग दी नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते वक्त हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. फर्स्ट थिंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट बी पुट टू रॉन्ग यूज और पोल्यूटेड. जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें पोल्यूट नहीं करना है, उन्हें हम रॉन्ग वे में यूज नहीं करना, क्योंकि अगर हम उसे पोल्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली वो रीयूज होगा, रिन्यूएबल है तो वो वापस हमारे पास एक पोल्यूटेड फॉर्म में ही हमें अवेलेबल होगा. ओके, जैसे कि अगर हम लैंड, किसी भी लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारा फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया है, तो क्या नेक्स्ट टाइम के लिए वो लैंड हमें अच्छी कंडीशन में या हम कह सके एक फर्टाइल लैंड के रूप में अवेलेबल होगा? नहीं हो पाएगा. ओके, तो हमने ही उस लैंड को पोल्यूट किया है और जब वो रिन्यू होगा तब भी वो एक पोल्यूटेड फॉर्म में ही रहेगा. सेकेंड पॉइंट, non-renewable resources should be used properly and should be preserved for the future generation also. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें प्रॉपरली यूज करने हैं, राइट मैनर में यूज करने हैं, और इन्हें हमें प्रिजर्व करके रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, so that our future generation can also get to know about what kind of resources the ancient people or the past people use. ठीक है, उनको भी पता चले कि क्या क्या रिसोर्सेज हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, किस तरह से इनको यूज किया जा सकता है और इनका और ज्यादा कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है. आपको पता है दिन ब दिन न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज होंगी वैसे ही ह्यूमन लाइफ और ज्यादा इजी बनती जाएगी. ठीक है, हम साइंटिस्ट जो है रात दिन लगे हुए हैं रिसर्चेस करने में, जिससे कि काफी सारी चीजें न्यू हमारे पास निकल के आती है. तो अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियसली इनका और भी ज्यादा डेवलपमेंट होगा. एंड दिस मीन्स अगर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा मतलब हमारे कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा. Second point, human beings have used the resources indiscriminately and this has led to the following major problem. This is the very important topic कि resources का जो use है वो indiscriminately हो रहा है. Indiscriminately मतलब अंधाधुंध तरीके से, यानी बहुत ज्यादा हो रहा है. तो इनसे कुछ problems create हो रहे हैं हमारे environment में. And what are these major problems? You can draw this diagram also. फॉर द नोट्स पर्पस, नोट्स के लिए आप फटाफट याद कर सके इस तरह से एक डायग्राम, लाइन डायग्राम जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं. यस, सो फर्स्टली आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग्स आर फेसिंग ड्यूरिंग द बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट डू यू थिंक, किस तरह के प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं? You can write your answers in the comment section. What are the major problems we are facing by the indiscriminate use of resources? Yes, very good. Vandan Vyas, Ipsita, very good. Depletion of resources, air pollution, global warming, correct. Yes, very good.
We all are very well aware about global warming, depletion of ozone layers. ये ऐसी टॉपिक्स हैं. Yes, climate change also. इनके बारे में कई बार डिस्कशन होता रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी कि ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, क्लाइमेट चेंज, ड्रास्टिक चेंजेस इन क्लाइमेट्स, deforestation, depletion of ozone layers, and how these things will affect the humankind. Okay, so all these things are the problems we are facing due to the indiscriminate use of resources. So by simply we can divide these problems into three parts. First thing is depletion. Depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. यानी you know that all kinds of people are living in this society. हर तरह के व्यक्ति इस सोसाइटी में रहते हैं. ओके, तो सम किसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, किसी की नेगेटिव थिंकिंग है, कोई किसी चीज को किस तरह से यूज करता है. ओके, तो डिप्लीशन यानी रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है जस्ट बिकॉज टू सैटिस्फाई दी ग्रीड ऑफ सम और फ्यू इंडिविजुअल. कुछ लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. उनकी जो नंबर्स है दे आर डिक्रीजिंग. तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. सेकेंड वी कैन से accumulation of resources in a few hands. accumulation यानी इकट्ठा हो जाना. रिसोर्सेज जो है सिर्फ कुछ ही हाथों में है. इसका मतलब क्या हुआ, accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots or rich and पुअर. यानी जिन लोगों के पास रिसोर्सेज है उनके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज है जो उसे एक्सेस कर पा रहा है, और जिसके पास नहीं है, जो उस तक एक्सेस नहीं कर पा रहा है रिसोर्सेज को, उनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं. इससे हमारी जो सोसाइटी है इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. ऐसे लोग जिनके पास दोज हु हैव रिसोर्सेज एंड दोज डू नॉट हैव रिसोर्सेज, और सिंपली वी कैन से रिच पीपल एंड द पुअर पीपल. Okay, so this is also one of the major problem. ये सिर्फ इन few hands का मतलब है कुछ ही लिमिटेड लोग या गिने चुने जो लोग हैं जो इन रिसोर्सेज को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है या फिर ऐसी चीजें हैं जिससे वो इन रिसोर्सेज को इजीली अवेल कर पाए. उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि इन लोगों के हाथ में ही क्या है, ज्यादातर इन रिसोर्सेज का अक्यूमुलेशन हो जाता है, और बाकी जो व्यक्ति हैं, बाकी जो लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज पहुंच ही नहीं पाते हैं. Third thing is global ecological crisis. Global ecological crisis यानी हमारे एनवायरमेंट में या ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में क्या क्राइसिस हो रहे हैं इकोलॉजिकली हमारे एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में. ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. And this occurs due to the indiscriminate exploitation of resources which led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. Okay, so in this also you can divide it into further parts. आप लिख सकते हो global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. So these are the major problems we are facing due to the indiscriminate use of resources. Please note it down. You can draw this diagram. Here you can write global warming. I don't have enough space to write, that's why I'm writing in short only. Ozone layer depletion, land degradation, and environmental pollution. Okay.
Here it is. First thing is global warming. What kind of global ecological crises are occurring in the environment? That is global warming, ozone layer depletion, environmental pollution. Here it includes all the kind of pollution you have also studied in last classes. And third one is land degradation. Noted? Okay, very good. Okay. Next topic is sustainable development. This is also a very important topic. Now, what do you understand by sustainable development? If we talk in simple language, यानी बहुत ही simple language में अगर हम इसका जवाब दे तो इसका आंसर होगा कि जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं रिसोर्सेज का वो इस रिस्पेक्ट में हो कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन ना हो और हम उसे डैमेज भी ना करें और हमारा क्या हो हम रिसोर्सेज को यूज भी कर सके और उसका डेवलपमेंट भी हो सके यानी बिना किसी को हानि पहुंचाए बिना किसी का नुकसान किए रिसोर्सेज का क्या हो डेवलपमेंट हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्यों इतना फोकस किया जाता है जस्ट बिकॉज कि इन रिसोर्सेज को हमारी फ्यूचर जनरेशन भी क्या कर सके यूज कर सके ओके नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन sustainable economic development means development should take place without damaging the environment यानी हमारे जो environment है उसे डैमेज किए बिना हमें resources का क्या करना है यूज करना है and development in the present should not compromise with the needs of the future generation यानी आज की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है इग्नोर नहीं करना है हमें ये भी सोच के चलना है कि हम आज भी इन रिसोर्सेज को यूज कर सके कुछ ऐसे तरीके कुछ ऐसे मैनर्स में ताकि ये हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी अवेलेबल हो सके तो इन सारी चीजों को वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग दी रिसोर्सेज दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉर दिस Rio de Janeiro Earth Summit 1992 adopted Agenda 21 for achieving sustainable development. Now, listen students, जो resources हैं, उनका development, उनका preservation, उनका reuse, ये सिर्फ किसी एक particular country की बात नहीं है, ये पूरे world की बात है. ठीक है यानी पूरे वर्ल्ड में ये चीज हो रही है अगर ग्लोबल वार्मिंग है या ओजोन लेयर डिप्लीशन है इसका इफेक्ट सिर्फ इंडिया पे या सिर्फ अमेरिका पे नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में होगा तो इट इज द ड्यूटी और वी कैन से इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और सभी लोग जो भी हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनकी ड्यूटी है कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है रिसोर्सेज का उसे स्टार्ट करें और इस पे फोकस किया जाए और इसी चीज को रखने के लिए रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पॉइंट्स है उन्हें या गोल को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 फॉलो किया नाउ व्हाट इज दिस अर्थ समिट एंड व्हाट इज द एजेंडा 21 लेट्स सी here you can see Rio de Janeiro Earth Summit 1992 कब क्यों कैसे ऑर्गेनाइज हुआ ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी जो डेट्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए एंड व्हाट प्रिंसिपल्स दे हैव अडॉप्टेड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको भी ध्यान में रखिएगा ओके सो इन जून 1992 मोर देन 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international earth summit this is the very first international earth summit underline this or you can note it in your notebooks also the summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and social economic development at the global level यानी अब क्या एम था इसका क्यों इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया जस्ट टू एड्रेस और जस्ट टू डिस्कस अबाउट द ग्लोबल प्रॉब्लम्स और द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इनकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे एनवायरनमेंट से जिसकी वजह से ह्यूमंस को फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं इन चीजें या इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग ही ये जो अर्थ समिट है ये ऑर्गेनाइज करवाया गया और ये सब ग्लोबल लेवल पे हो रहा है ये किसी पर्टिकुलर कंट्री पे या किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं हो रहा है ये पूरे वर्ल्ड के लिए ये समिट करवाया गया था द असेंबल्ड लीडर्स signed the Declaration of Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st
सेंचुरी। यानी जितने भी हेड्स वहां पे असेंबल हुए थे उन सब ने क्या किया, दे अडॉप्टेड द एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 में कुछ पॉइंट्स ऐसे गिवन थे जो कि इन लोगों ने एक्सेप्ट किए कि हम सभी कंट्रीज अपने अपने रिस्पेक्ट पे, अपने अपने लेवल पे क्या करें, इसे अडॉप्ट करें, इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, सो दैट वी कैन अचीव दिस गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। यानी 21st सेंचुरी तक ये जो ग्लोबल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं इसमें कुछ डिक्रीज या कुछ कमी आ सके। नाउ व्हाट इज एजेंडा 21? Here it is given. It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference of Environment and Development. Please underline these short forms also, UNCED. इनका full form भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट इज द डिक्लेरेशन, ये एक डिक्लेरेशन था जो कि जो वर्ल्ड लीडर्स अर्थ समिट में असेंबल हुए थे उन्होंने इस पे साइन किया था। नाउ व्हाट इज दैट, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. यानी जो एजेंडा 21 है उसका एम क्या है, उसका फोकस है कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर सके बाय द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी तक हमारा जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल पोजीशन पे आ जाए, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के जो पॉइंट्स हैं, जो टारगेट है वो हम अचीव कर सके। Okay, it is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. यानी हर जो भी हेड्स थे वहां पे अवेलेबल अलग अलग कंट्रीज के, अगर वो अपनी कंट्रीज में इस चीज को कंट्रोल करेंगे, जो एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज का वो नहीं होगा, पोल्यूशन लेवल कम होगा, तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलेगा। Okay, so this was the basic idea of the Agenda 21. One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. यानी सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का ये था कि हर जो लोकल गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट की या किसी कंट्री की, उसे खुद का एक लोकल एजेंडा तैयार करना था जिसे वो फॉलो कर सके। यानी हर कंट्री के लिए अलग अलग अपने लेवल पे आपको कुछ स्टेप्स लेने थे so that you can achieve sustainable development. Okay, so this was the idea of the Earth Summit and Agenda 21. Okay, understood everybody? This is sustainable development. Next topic is resources planning. If we want to preserve or reuse our resources, we need a very proper or very clear planning. यानी अगर हमें इन्हें फ्यूचर यूज के लिए भी यूज करना है और आज प्रेजेंटली भी अगर हमें इसे यूटिलाइज करना है, दैट मीन्स हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, ताकि एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो और प्रिजर्वेशन भी हो जाए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। नीड, व्हाई डू वी नीड रिसोर्सेज प्लानिंग? क्या जरूरत है हमें प्लानिंग करने की? Resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. Please note this line. Sustainable existence is a component ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, एग्जिस्टेंस अगर होगी तभी जो क्या है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर कोई भी रिसोर्सेज एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद अगर खत्म हो जाते हैं तो क्या आगे की रिसोर्सेज का क्या होगा, उनका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो इसके लिए हमें रिसोर्सेज का भी सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू प्लानिंग ऑफ resources. Why it is important? Planning is widely accepted strategy for judicious use of resources. Resources planning. In simple words, what is resources planning? Judicious
यूज ऑफ रिसोर्सेज, या फिर हम कहें कि एक प्रॉपर मैनर में रिसोर्सेज का यूज करना। ओके, सो प्लानिंग, किसी भी चीज के लिए एक प्लानिंग जो है बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। जैसे आप एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हो तो आप भी कुछ एक टाइम टेबल बना के प्रिपेयर करते हो कि हमें 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, रात को हमें मॉक टेस्ट देना है, हमें कुछ इस तरह से हम प्लानिंग करके पढ़ते हैं। तो उसी वे में हमें रिसोर्सेज की भी प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि हम रिसोर्सेज को जुडिशियस मैनर में या फिर यूं कहें एक प्रॉपर मैनर में यूज कर सकें। ओके, planning is widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. Now, ये जो प्लानिंग है रिसोर्सेज की, ये सबसे ज्यादा ऐसी कंट्रीज में इंपॉर्टेंट है जहां पर रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी हो। यानी आपको पता है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे ह्यूमंस में भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, फ्लोरा फोना की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इन द सिमिलर मैनर इंडिया में रिसोर्सेज की भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, यानी अलग अलग तरह के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, बहुत ज्यादा वहां पे अवेलेबल है, और उसी पर्टिकुलर एरिया में कोई दूसरा रिसोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कम। जैसे कि राजस्थान में या गुजरात में हम बात करें तो यहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है इनॉर्मस पोटेंशियल है यहाँ पर इनकी, कि हम यहाँ पे जो विंड एनर्जी और जो सोलर एनर्जी है उसे यूज कर सकते हैं। यही चीज अगर आप असम में जाते हो या साउथ इंडिया की तरफ जाते हो, वहां के जो रीजन्स है वहां पर आपको ये जो रिसोर्सेज है ये इतने हाई अमाउंट में अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये 2 रिसोर्सेज है इसका मतलब सारे रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रीजन्स जो है वहाँ बहुत अच्छे में कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा हैं, और कुछ वही रीजन्स जो है कुछ रिसोर्सेज में डेफिशिएंट भी हैं, वहां पे वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। ओके, तो ऐसे कंट्री में रिसोर्सेज की प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, रीजन टू रीजन वेरी करेंगे रिसोर्सेज, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ठीक है, This calls for balanced resource planning at national, state, regional and local level. That is why we need resources planning, ताकि जहां पर जिस रिसोर्स की कमी है वहां पर उसे अवेलेबल करवाया जाए, और जहां पर जिस रिसोर्स की अधिकता है या ज्यादा अमाउंट में वो प्रेजेंट है उसे वहां से डेफिशिएंट एरियाज जो है वहां तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए हमें एक प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट उसमें क्या रहे, बैलेंस रहे, बैलेंस बना रहे। इसी के लिए हमें रिसोर्सेस प्लानिंग करनी पड़ती है, जो कि नेशनल लेवल पे भी होगी, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले कि कुछ स्टेट्स हैं या कुछ रीजन्स है किसी भी स्टेट में, यहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है बहुत ज्यादा है, यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। वाटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिसोर्सेज ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, वाटर टैंक्स के थ्रू, वाटर ट्रेन्स के थ्रू यहाँ तक ये वाटर को पहुंचाया जाएगा। ओके, सो दिस इज, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं। यानी इसके लिए हमने कुछ प्लानिंग की, हमने जो भी वाटर टैंक्स है वो अवेलेबल करवाए, और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अगर हम वाटर दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे वाटर की बिल्कुल कमी हो जाए, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। नाउ कमिंग टू आवर कंट्री, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में किस तरह से या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करके रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाती है। ओके, रिसोर्सेज प्लानिंग in India. As we have studied right now only that India there is so much diversity in the availability of resources in India. India में बहुत अलग अलग तरह के diversity present है in the form of resources.
फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहले क्या होगा, इंडिया में जो है जिस भी कंट्री में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने अमाउंट में अवेलेबल है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज वी कैन से आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज। उसका सर्वे करना पड़ेगा हमें, तभी तो गवर्नमेंट को भी ये पता चल पाएगा, लोगों को ये पता चल पाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. Okay, तो इसमें कुछ words आप याद रख सकते हो, identification, surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. This is the first step for resource planning. Second thing is evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. Now second thing, अब हमें resources की availability या उसकी location हमें पता चल गई कि इस पर्टिकुलर स्टेट में या इस पर्टिकुलर रीजन में ये रिसोर्सेज बल्क या सरप्लस अमाउंट में अवेलेबल है, तो अब उसे यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली वी नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम टेक्नोलॉजी। हमें स्किल्ड पर्सन्स चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए सो दैट वी कैन एक्सेस दीज रिसोर्सेज इजीली। ओके, थर्ड थिंग इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी अब हम जो वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट और जो एजेंडा 21 हमने पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि हर जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पे भी कुछ एजेंडा 21 के प्रिंसिपल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो जब भी हम इन रिसोर्सेज का यूज करेंगे, इनकी प्लानिंग करेंगे, तो हमें इन रिसोर्सेज को जो नेशनल लेवल के जो प्रिंसिपल्स हैं या हम कहें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसे भी हमें माइंड में रखना है कि हम उसको या फिर उनको हमें ओबे करते हुए इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है। ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से रिसोर्सेज की प्लानिंग होती है। तो फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन, सर्वेइंग, mapping, quantitative and qualitative estimation and measurement of the resources. Second thing is yes, this includes appropriate technology. We need appropriate technology and skill and institutional setup for implementing these resource development plans. And third point, matching the resource development plans with overall national development plans. यानी हमें उनको मैच करते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं किसी भी रिसोर्सेज का। Next is, do you think that mere availability of resource in a particular region can lead to its development? Very important question it is. Now you will answer. Do you think that mere availability of resource in a particular region can lead to its development? क्या सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होना किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, इसका मतलब ये है कि उस जगह का डेवलपमेंट हो जाएगा? No, ma'am. Himanshu Saini is saying yes. Ipsita is saying no. Why? Support your answer. Very good, Ipsita. Correct one. We are continuously discussing about this topic, that mere availability of resources cannot lead to the development of that particular region. Why? Because simply we need technology also ना, हमें technology भी तो चाहिए। They can export it. Where to export it? I am asking कि सिर्फ अरे तो उसको हिमांशु सैनी, हम जो भी रिसोर्सेस किसी भी पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल है उसको हमें यूटिलिटी फॉर्म में तो लाना पड़ेगा। पहले हमें उसको एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में भी आयरन ओर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आयरन जो है एनवायरनमेंट में एक ओर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जब तक उस पर हम टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं करेंगे, उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, उस पर हम साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है। यस, वेरी गुड, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, तो सिर्फ किसी भी जगह पे अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उसको कैसे यूज करें, जैसे अभी हमने स्टॉक्स का एग्जाम्पल पढ़ा, पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल्स पढ़े,
ठीक है। तो उसमें यही चीज कही गई है कि सिर्फ रिसोर्सेज अगर किसी जगह पर अवेलेबल है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी भी जगह पे जाके एक स्कूल का सेटअप कर दिया है लेकिन वहां पे बच्चे ही नहीं है, वहां पे टीचर्स ही नहीं है, तो क्या वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो लिटरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। यस, availability of resources is a necessary condition for the development of any region. Yes, it is compulsory कि किसी भी रीजन का अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो वहां पे रिसोर्सेज जरूर अवेलेबल होने चाहिए, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. अगर टेक्नोलॉजीज वहां पे अवेलेबल नहीं है तो जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, हम उस रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम उसे वेरियस तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी होना, दिस इज द फर्स्ट थिंग, वो तो प्राइमरी थिंग है कि होनी ही चाहिए। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो हम टेक्नोलॉजी किस पे अप्लाई करेंगे? ओके, और सेकेंड थिंग ये है कि अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है देन वी नीड द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द स्किल टू यूज दिस और टू डेवलप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। हमें उस पर टेक्नोलॉजीज अप्लाई करने के बाद ही हम उसे यूज या यूटिलिटी फॉर्म में ला सकते हैं किसी भी रिसोर्सेज को। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base, but they are economically developed. यानी कि कुछ ऐसे resources हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन उनका यूज नहीं हो पा रहा, यानी कि उन जो रीजन्स है उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स घोषित किया, यानी वहां पे ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है या वो कोई भी पर्टिकुलर रीजन है वो इतना खर्च नहीं कर पा रहा है कि जो भी रिसोर्स वहां पे अवेलेबल है उसका बेटर यूज कर सके, उसको और अच्छे तरीके से यूज कर सके, ठीक है। और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है कि उन्होंने उस रिसोर्स को इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया कि वो बहुत ही, यू कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो यानी उसकी पॉपुलैरिटी क्या हुई? बढ़ गई, और उसका डेवलपमेंट भी ऑब्वियसली क्या होगा? बढ़ जाएगा। Resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. यानी किसी भी रिसोर्स में या कोई भी रिसोर्स किसी कंट्री के या किसी रीजन के डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट कर सकता है जब उसको हम किसी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल्स के साथ हम उसे कंपनी करें, हम उसके साथ टेक्नोलॉजी भी यूज करें, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी यूज करें, तभी जाके वो रिसोर्स जो है किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ओके, so this is the end of this topic, resource planning. We have discussed